नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज बात करेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपको लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था? ऑप्शन है ए फाइयान, बी मेगस्थनीज, सी डायमेकस, डी अल्बरूनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेगस्थनीज। दोस्तों, मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। अब प्रश्न में आए हुए अन्य विकल्पों की बात करें। फाइयान जो है गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी डायमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था और इसको मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी मानते हैं। अल्बरूनी दोस्तों दिल्ली सल्तनत के समय आया था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था और इसकी प्रसिद्ध रचना है किताबुल हिंद, जिसे हम तहकीके हिंद भी कहते हैं, जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब प्रश्न 2 देखते हैं। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? ऑप्शन है ए 125 वर्ष, बी 130 वर्ष, सी 137 वर्ष, डी 142 वर्ष। इसका सही जवाब है 137 वर्ष। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं कि मौर्य वंश की शुरुआत कब हुई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन ग्रहण किया था 322 ईसा पूर्व में, और इसका जो अंत है, इसके अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के साथ ही मौर्य वंश का शासन समाप्त हो गया था, जो कि 185 ईसा पूर्व में हुई थी। इस प्रकार मौर्य वंश ने 137 वर्ष तक भारत पर शासन किया। प्रश्न 3 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए राजूक, बी अदेवमात्रक, सी पोर, डी सीता। जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता है, अतः इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। ए राजूक। दोस्तों, राजूक जो है अशोक के समय जनपद में स्थित न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता है। वहीं अदेवमात्रक ऐसी भूमि थी जो बिना वर्षा के ही अच्छी फसल देती थी। वहीं पोर है जो मौर्य साम्राज्य में नगर कोतवाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार, डी कालाशोक। दोस्तों, इसका सही आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार जो है अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अन्य विकल्प की बात करें तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। वही बिंबिसार मगध के हर्यक वंश से संबंधित था और कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बिंदुसार का नाम नहीं है? ए अमित्रगात, बी भद्रसार, सी सिंहसेन, डी अशोकवर्धन। इसका सही आंसर है अशोकवर्धन।
जो कि ऑप्शन से ही स्पष्ट हैं। ये अशोक का पुराणों में आया हुआ नाम है। अन्य विकल्प की बात करें तो अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अमित्र अर्थात जो आपका मित्र न हो, तो अर्थ उसको हम अमित्र कहेंगे। अमित्र यानी कि शत्रु। घात, घात का इंग्लिश मीनिंग होता है अटैक। अटैक मीन्स विनाश को ही मानेंगे हम यहाँ पर, इसलिए अमित्र घात का साधारण शब्दों में अर्थ शत्रु विनाशक। वही भद्रसार वायु पुराण में आया हुआ बिंदुसार का नाम है और जैन ग्रंथों में उसको सहसेन कहा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने कौन से वर्ष कलिंग पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, बी 269 ईसा पूर्व, सी 265 ईसा पूर्व, डी 298 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। अब यहाँ प्रश्न को घुमाया गया है दोस्तों, अशोक ने कौन से वर्ष कलिंग पर अधिकार कर लिया था। मीन्स अधिकार तब किया जाएगा जब वो उसको जीत लेगा, अर्थात उस पर आक्रमण करेगा। तो कभी कभी प्रश्न इस तरह पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, तो उसका आंसर भी 261 ईसा पूर्व ही होगा। यहाँ से एक प्रश्न और निकलता है कि अशोक ने अपने अभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, तो इसका आंसर होगा 9वें वर्ष, यानी कि अर्थात वो 269 ईसा पूर्व में उसका अभिषेक हुआ था और उसने 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर है सी अशोक। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उसके शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेखों से मिलती है, अतः उसका इस सवाल का सही आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन है ए पहले, बी 7वें, सी चौथे, डी 13वें। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 13वें। दोस्तों 13वें शिलालेख में उस अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, साथ ही उसके हृदय परिवर्तन का, जो अशोक का अपना हृदय परिवर्तन हो गया था कि अब युद्ध नहीं करेंगे, उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। अब अन्य विकल्प की बात करें, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही ऑप्शन बी 7वें अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। वहीं चौथे शिलालेख में धर्मघोष को अपनाने की बात कही गई है। इससे पहले अशोक भेरी घोष को अपनाता था। अब चौथे शिलालेख को उसने घोषणा की कि अब वो अब से धर्मघोष को अपनाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। दोस्तों सिंपल सा सवाल है, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? ऑप्शन ए रुम्मीदेई, बी रामपुरवा, सी प्रयाग, डी कौशाम्बी। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन डी कौशाम्बी।
दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। वहीं बाकी अभिलेखों में रुम्मीदेई जो अभिलेख हैं वो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। तो दोस्तों ये थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।